कुछ दिनों से मुझ पर तन्हाई का दौरा पड़ा हुआ था। मैं अपने कमरे से कम ही निकलती थी, मेरा ज्यादातर वक्त स्टडी में गुजरता था। भाभी कहती थी कि मैं रट्टा लगा रही हूँ। वो अक्सर मुझे छेड़ती रहती थी, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं भाभी से बहुत प्यार करती थी। अपनी कोई भी बात उनसे कहते हुए मुझे जरा भी झिझक महसूस नहीं होती थी। वो भी मुझे बहुत चाहती थी। जो वाकया मैं बयान करने वाली हूँ कई बरस पहले का है, लेकिन मुझे आज भी यूं लगता है जैसे कल की बात हो। मेरी वो प्यारी सी भाभी अब जिंदा नहीं है, मगर उस वाकये से मुतालिक एक शख्स बराबर वाले कमरे में मौजूद है। मुझे उसके चलने और गुनगुनाने की आवाज बराबर सुनाई दे रही है, और मेरे सामने टीवी पर एक ड्रामा आ रहा है। टीवी का ये ड्रामा देखकर ही मैं आज से 7 बरस पहले की यादों में गुम हो गई हूँ। मैं जब घरवालों के साथ जाकर कमरे में बैठी तो मेरी मरहूम भाभी के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे उनकी इस मुस्कुराहट के बारे में मालूम है कि जब वो ऐसे मुस्कुराती थी तो कोई खास बात जरूर होती थी। भाभी बहुत खुशमिजाज और शरीर थी। उस दिन जब उन्होंने शरारत से मेरी तरफ देखा तो मैंने सोचा कि वहां से उठकर चली जाऊं, मगर मैं बहुत बोर हो रही थी। दोबारा किताबों में सर खपाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं इसीलिए वहीं बैठी रही। टीवी पर नए ड्रामे की शुरुआत हो रही थी। उन दिनों टीवी पर अच्छे ड्रामे आते थे। उन ड्रामों की काफी धूम थी। हम सब टीवी देखने लगे। ड्रामा बहुत अच्छा था। उसमें जो हीरो था उसने अपना किरदार बहुत अच्छी तरह अदा किया था। इससे पहले भी उस हीरो को मैं दूसरे ड्रामे में देख चुकी थी। मैं उस हीरो को बहुत पसंद करती थी। मुझे उसमें अपना आइडल नजर आता था। उन दिनों घर में मेरी मंगनी और शादी के चर्चे हो रहे थे। मेरे दिल में एक दबी दबी सी ख्वाहिश उभरी, काश मेरा होने वाला मंगेतर उस ड्रामे के हीरो जैसा हो। लेकिन मैंने अपनी ख्वाहिश को अपने दिल की गहराइयों में दफन कर दिया। ड्रामा खत्म हो गया, मगर उस अदाकार का चेहरा मेरी आंखों में घूमता रहा। उसका लंबा कद, बड़े बड़े बाजू और चौड़ा सीना जिसने समा जाने को जी चाहे, बड़ी बड़ी रोशन आंखें, खूबसूरत बाल और चेहरा, सभी कुछ मैं अब तक देख रही थी। टीवी स्क्रीन के बजाय वो मेरे दिल की स्क्रीन पर अपनी सुंदरता के रंग बिखेर रहा था। मैं बेखुद सी बैठी रही। मुझ पर हीरो की पर्सनैलिटी का बहुत असर हुआ था। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में भी आ गई, मगर मेरे अंदर का मौसम नहीं बदला। मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत कर रहा था कि अपने मंगेतर की मौजूदगी में किसी और के बारे में क्यों सोच रही हूँ। मैं सोचने लगी, उससे मेरा क्या रिश्ता है, क्या पता वो शादीशुदा हो या उसके दिल में किसी और की चाहत हो। मैं अपने दिल को समझाने लगी। उसी वक्त भाभी अंदर आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें ड्रामा कैसा लगा? मैंने कहा, अच्छा था। फिर भाभी ने पूछा, और ड्रामे का हीरो कैसा था? मैंने कहा, हीरो भी बहुत अच्छा था। मैं धक से रह गई। ये बात अच्छी नहीं थी, खास तौर पर किसी लड़की के लिए, कि वो ऐसे मौके पर किसी और की तारीफ करे जब घर में उसकी शादी के चर्चे हो रहे हों। फिर भाभी ने जो बात बताई उसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। उसी के साथ दिल में खुशी की लहर भी उठने लगी, एकदम जैसे कोई खुशी मिल जाए तो यकीन सा नहीं आता। मैं इसीलिए ये भी सोचने लगी कि कहीं भाभी झूठ तो नहीं बोल रही। भाभी ने मुझसे कहा था, उसी हीरो से तो तुम्हारी मंगनी होने वाली है। वो रात मैंने ख्वाब ही ख्वाब में गुजार दी। उस रात मैंने जो ख्वाब देखे थे आज तक मेरी आंखों में सुरक्षित है। आसिफ मेरे ख्वाबों का शहजादा था। जब उसका रिश्ता मेरे लिए आया था तो मैंने एक आम सी लड़की की तरह उसके बारे में सोचा था। एक आम सी लड़की जिसे रिश्ते टूटने का खतरा होता है। मुझ जैसी तमाम लड़कियों को इस किस्म के तजुर्बे हो चुके होंगे। कितने रिश्ते आते हैं, जुड़ते हैं और टूट जाते हैं। कभी लड़के वालों को लड़की में कोई कमी नजर आती है, कभी लड़की वाले लड़के को नापसंद कर देते हैं। मुमकिन है पसंद और नापसंद के इन सिलसिलों में लड़कों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता हो। जब मेरा एक रिश्ता आया और फिर इनकार हो गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने भरे बाजार में मुझे बेइज्जत कर दिया हो। यही वजह थी कि जब आसिफ का रिश्ता आया तो मैंने उसे कोई अहमियत नहीं दी, मगर जब वो मुझे टीवी पर नजर आया तो मेरे दिल में अजीब सी कसक ने जन्म लिया। ये बात तो सभी जानते थे कि मैं बहुत सुंदर थी, मगर फिर भी शादी होने से पहले बहुत से खदशे होते हैं। मैं भी इसी तरह खदशों का शिकार थी। मैं मोहब्बत और सुरक्षा चाहती थी, और शायद हर लड़की यही चाहती है। बाप के घर में उसे मोहब्बत भी मिलती है और सुरक्षा भी। शादी के बाद भी उसकी यही तमन्ना होती है। जिस दिन रिश्ता तय होने वाला था और आसिफ को अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आना था, उससे एक रात पहले मुझे नींद नहीं आई और मैं रात भर आसिफ के साथ आसमानों में और बादलों में सफर करती रही। जब भी आंखें बंद करती मुझे ऐसा लगता जैसे मैं आसिफ की बाहों में हूँ। आखिर मैंने टीवी के अलावा भी आसिफ को देख ही लिया।
भाभी ने इंतजाम भी ऐसा किया था। ये भी भाभी का कमाल था कि उनकी वजह से मेरा और आसिफ का आमना सामना हो गया। अगरचे ये आमना सामना महज चंद लम्हों का था, लेकिन आसिफ को मैंने और आसिफ ने मुझे देख लिया। हमारे घर में ये रिवायत नहीं थी कि मैं अपने मंगेतर से मंगनी होने से पहले बात कर लेती, मगर वो चंद लम्हे भी मेरी यादों का सरमाया है। मंगनी के दूसरे या तीसरे दिन की बात है। मैंने अपने कॉलेज के दरवाजे से निकलते ही आसिफ को अपना इंतजार करते हुए पाया। मैं उसे अचानक वहां देखकर चौंक गई थी। आसिफ से वो मेरी पहली मुलाकात थी। उस दिन पहली बार हम दोनों ने एक दूसरे को करीब से देखा और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। फिर तो ये रोजाना का हो गया था। छुट्टी के वक्त आसिफ रोजाना कॉलेज के दरवाजे पर मौजूद होता। मुमकिन है ये खबर मेरे घर वालों तक भी पहुंच गई हो और उन्होंने इस पर कोई एतराज भी किया हो, मगर मेरी भाभी हर मामले में मेरी हिमायत करती थी। मुझे इसीलिए कोई परवाह नहीं थी। ये भाभी का सहारा था कि मैं और आसिफ अक्सर शामें एक साथ गुजारते थे। मुझे आसिफ ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, ये भी कि वो एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट है। अदाकारी सिर्फ उसका शौक था जो उसे टीवी तक ले गया था। मुझे उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। अपने बारे में उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया था। यही वजह थी कि मेरे सीने के तमाम राज भी मैंने उसे बता दिए। मुझे कॉलेज से निकलने में जरा सी भी देर हो जाती तो वो परेशान हो जाता था। अगर मैं कॉलेज ना पहुंचती तो वो मेरे घर फोन करता। दिन का अक्सर वक्त मैं और आसिफ साथ साथ गुजारते। मुझे आसिफ की मोहब्बत का पूरा पूरा ख्याल था। मेरे बगैर एक दिन गुजारना भी उसके लिए इंतहाई मुश्किल था। मैं भी उसकी मोहब्बत के हिसार में थी। अगर चेक लड़की होने की वजह से मैं अपने जज्बात पर पूरा पूरा काबू रखती थी, लेकिन तन्हा होते ही मुझे आसिफ याद आने लगता था। वो मेरी आदत सी बन गया था। भाभी मेरी मोहब्बत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो इसलिए ये चाहती थी कि आसिफ और मैं जल्द से जल्द शादी के बंधन में बांध दिए जाएं। उन्होंने इस सिलसिले में कोशिश भी शुरू कर दी। उन्हें शायद ये खतरा था कि कहीं हमारी मोहब्बत पर दाग न लग जाए। हम दोनों ही जवान थे और भावना की धारा में बह सकते थे। एक मर्तबा भाभी समझने लगी, सारा तुम समझदार और पढ़ी लिखी हो, अपना अच्छा बुरा तुम खुद भी अच्छी तरह समझ सकती हो। इसके बावजूद मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, मेरी जान जवानी दीवानी होती है। कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि वो फिक्र ना करे। मुझे खुद पर भी भरोसा था और आसिफ पर भी। मेरे कदम आखिर बहकते क्यों, अब नहीं तो चंद रोज बाद आसिफ हमेशा के लिए मेरा हो जाता। मुझे ये अच्छी तरह मालूम था कि शादी से पहले मुझे अपना जिस्म आसिफ के हवाले नहीं करना है। जो लड़कियां जज्बात चढ़ते दरिया की तेज लहरों में बह जाती है, घाटे में रहती है। अव्वल तो ऐसा होने के बाद मर्द उनके साथ शादी की नहीं करता, और अगर शादी भी कर ले तो सारी जिंदगी ऐसी लड़कियों को शक शुबे से देखता रहता है। आसिफ के लिए मेरा हाथ अपने हाथ में लेना भी बहुत था। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि ऐसे टाइम कई बार मेरा जी चाहा कि आसिफ तमाम बंधन तोड़ दे। वो मर्द था और पहल कर सकता था, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मुझे ऐसे लम्हों में अपने अंदर एक अजीब सी आग महसूस होती, जैसे मेरा वजूद उस आग में जल उठेगा, जैसे मैं टूटकर बिखर जाऊंगी। लेकिन मैं खुद पर किसी न किसी तरह जबर करके अपने भड़के हुए जज्बात को दबा लेती। मैं अपने दिल को तसल्ली देती कि मंजिल अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। जज्बात के चढ़े हुए दरिया को किनारा मिल जाएगा। ये हकीकत है कि अगर आसिफ एहतियात न करता और अगर वो मेरी तरह खुद पर काबू न पाता तो मैं शादी से पहले ही उन तमाम मंजिलों से गुजर चुकी होती। यूं ही दिन गुजरते चले गए। हमारे घर शादी की तैयारियां जोरों पर थी। ये बात हमारी शादी की तारीख से 15 रोज पहले की है। जब भाभी ने मुझे कहा कि मैं आसिफ से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दूं, मैंने उनसे 2 दिन की इजाजत ली। मुझे उस वक्त कतई अंदाजा नहीं था कि यही 2 रोज मेरी जिंदगी में दुखों की परछाइयां लेकर आने वाले हैं। इन्हीं 2 दिनों में से एक दिन बात है कि मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गई थी, मगर आसिफ मुझे कॉलेज ले जाने अपने वक्त पर नहीं आया। दोपहर के 3 बज गए। मुझे फिक्र होने लगी। आखिरकार 3 बजे के बाद एक हौलनाक खबर मिली। वो खबर मेरी जिंदगी में एक अजीब बदलाव ले आई। अचानक आसिफ पर फालिज का इतना शदीद हमला हुआ कि नौबत अस्पताल तक जहां पहुंची। उस दिन शाम को हम सब आसिफ की तीमारदारी के लिए अस्पताल गए। आसिफ एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा बिगड़ कर रह गया था। चेहरे से वो आसिफ नहीं कोई और ही लग रहा था। डहाना बाएं जानिब इंतहाई हद तक तिरछा हो गया था। खुदा का शुक्र है फालिज का असर दाएं जानिब था, वरना उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। उसने मेरी आवाज सुनकर आंखें खोल दी, मुझे मुस्कुरा कर देखा और आंखें बंद कर ली।
दहाना तिरछा होने की वजह से उसकी मुस्कुराहट मुझे बड़ी भयानक महसूस हुई थी और मेरे दिल पर एक चोट सी लग गई। डॉक्टर से मैंने आसिफ की बीमारी के बारे में पूरी डिटेल ली। जब डॉक्टर को ये मालूम हुआ कि मैं आसिफ की मंगेतर हूँ तो मुझे खास तौर पर ये बात महसूस हुई कि डॉक्टर का रवैया मेरे साथ ऐसा था जैसे उसे मुझ पर रहम आ रहा हो। खुद को रहम के काबिल महसूस करके इंसान अपनी ही नज़र में गिर जाता है। ये एहसास बड़ा जानलेवा होता है कि उस पर रहम खाया जा रहा है। मैं भी उस वक्त ऐसी ही कैफियत से गुजर रही थी। मेरी दिलजोई करने वालों में मेरा एक फूफीजाद देवर सलमान भी था। उसने मुझे अलग ले जाकर समझाया। बड़ी देर तक वो मुझसे सिर्फ आसिफ के बारे में बातें करता रहा। सलमान मुझे इसलिए अच्छा लगा कि वो मेरे आसिफ के बारे में बात कर रहा था। उस दिन के बाद जब मैं आसिफ को देखने गई तो अक्सर सलमान को वहीं देखा। सलमान मेरे आसिफ का फूफीजाद ही नहीं करीबी दोस्त भी था। आसिफ भी सलमान से बहुत खुश था। मैंने इसीलिए सलमान को अपने हमदर्दों में शुमार किया। एक बार आसिफ ने इस खदशे का इजहार किया कि शायद मेरे माँ बाप मेरी शादी उसके साथ न करें। सलमान भी उस वक्त हम लोगों के साथ था। उसने कहा, भाभी बहुत अच्छी लड़की है, वो किसी सूरत में तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं होगी। मेरे बारे में सलमान ने जिन अच्छे विचारों का इजहार किया था, मेरे दिल में उनकी वजह से सलमान की इज्जत पहले से ज्यादा हो गई। सलमान ने हर मौके पर मेरी वकालत की। एक तरफ तो वो मेरी वकालत करता था, दूसरी तरफ आसिफ की तीमारदारी में भी मसरूफ रहता था। वो मेरी बेइंतहा इज्जत करता था। इन सारी बातों की वजह से मैं सलमान को पसंद करने लगी। वो मेरा और आसिफ का वेल विशर था। मैं रोज ही आसिफ को देखने जाती। एक रोज मैंने खबर सुनी कि आसिफ की दाईं टांग और दायां हाथ दोनों बेकार हो चुके हैं। अब आसिफ कभी अपने पैरों पर नहीं चल सकेगा। मैंने आंसू भरी आंखों से कल्पना की कि आसिफ बैसाखी के सहारे चल रहा है। मैंने उस वक्त इरादा कर लिया कि किसी भी सूरत में आसिफ का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं उसके हौसले के लिए बैसाखी बन जाऊंगी। आसिफ ने मुझे समझाया, मुझे भूल जाओ सारा। उसकी आवाज में बड़ा दर्द था। तुम एक अपाहिज आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकोगी। फिर उसने बहुत सी कसम दी कि मैं अपनी जिंदगी से उसकी कल्पना मिटा दूं। मैंने उसकी हर कसम का जवाब अपने आंसुओं से दिया। जैसे जैसे वो इसरार करता रहा, मेरा इरादा मजबूत होता रहा। मैंने उसे बता दिया कि दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। उस दिन पहली मर्तबा सलमान ने भी मुझे समझाया। उसने आसिफ के सामने मुझे जिंदगी के उतार चढ़ाव समझाए। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ आसिफ के इशारे पर कर रहा हो। सलमान को भी मैंने बता दिया कि मैं कभी भी आसिफ का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने आसिफ से मोहब्बत की है तो उस मोहब्बत को निभाऊंगी और हमेशा डटी रहूंगी। मैंने सलमान को गवाह बनाकर आसिफ से वफा निभाने का वादा कर लिया। लेकिन मेरी आजमाइश का वक्त बहुत जल्द आ गया। जब मेरे घर वालों ने इस रिश्ते को तोड़ने का इरादा कर लिया, उन्हें सिचुएशन का पूरा पता डॉक्टर के जरिए हो चुका था। वो अपने घर की बेटी का हाथ एक अपाहिज शख्स के हाथ में देना नहीं चाहते थे। सितम तो ये हुआ कि मेरी भाभी भी ये रिश्ता तोड़ देने के हक में घर वालों के साथ हो गई। घरवालों का कहना था कि वो जानबूझकर मक्खी नहीं खा सकते। आसिफ माजूर होने के बाद अब उन्हें मक्खी नजर आने लगा था। उन्होंने भविष्य की बड़ी भयानक तस्वीर खींची और मुझे खदशात से आगाह किया। वो लोग मुझे किसी भी सूरत एक अपाहिज शख्स के पल्ले बांधने पर आमादा नहीं थे। भाभी ने मुझे तन्हाई में समझाया कि मैं जज्बाती बनकर ना सोचूं बल्कि हकीकत पसंदी से हालात को समझूं। मोहब्बत के अलावा भी जिंदगी के बहुत से तकाजे होते हैं जिन्हें अब आसिफ पूरा नहीं कर सकता। सबका ख्याल था कि मैं जल्द ही आसिफ से बेजार हो जाऊंगी और फिर उस वक्त कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। इन तमाम बातों के बावजूद मेरे इरादे अपनी जगह बरकरार रहे। मैं सबके सामने एक आहीनी दीवार बन गई। इस दीवार से सर तो फोड़ा जा सकता था मगर उसे गिराना या झुकाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। मैं इस रिश्ते से इनकार करके हमेशा के लिए अपने ज़मीर पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। फिर वही हुआ जिसकी मैंने तमन्ना की थी। सब लोगों ने मुझे जज्बाती और बेवकूफ कहा। घर वाले मुझसे नाराज हो गए। सहेलियों ने मुझे अहमक तक कह दिया। कोई भी मेरे फैसले से खुश नहीं था। हद तो ये है, आसिफ और सलमान भी मुझे समझाते थे कि मैं अपनी जिद छोड़ दूं। मैंने सबको बता दिया कि एक लड़की सिर्फ एक ही दफा मोहब्बत करती है और उस मोहब्बत की खातिर हर चीज कुर्बान करने को तैयार रहती है। अगरचे सब लोग मेरी भलाई में मेरे इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन वो सब मुझे बुरे लगते थे। आखिरकार मेरी और आसिफ की शादी हो गई, मगर शादी में वो गहमा गहमी नहीं थी जिसका सपना हर लड़की बचपन से देखती है। सादा सी शादी थी जिसमें सबके चेहरे मुझाए हुए थे। इंतहा ये थी कि भाभी भी मुझसे इस अंदाज में बात नहीं कर रही थी जो एक ननंद को रुखसत करते वक्त होता है।
मैंने एक अहम कदम उठाया था। मेरे इस कदम को दुनिया वाले जज्बाती करार दे रहे थे। आसिफ तो मेरे सामने बिछा जा रहा था। जब मैं विदा होकर आसिफ के घर गई तो मेरा स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। पूरे मोहल्ले वाले मुझे देखने के लिए टूटे पड़ रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज के दौर में कोई लड़की अपनी मोहब्बत में ऐसी भी हो सकती है कि वो अपनी जवानी, अपना हुस्न और अपना भविष्य एक जज्बाती सहारे की नजर कर दे। ये बात मैंने अपनी शादी की पहली रात ही को महसूस कर ली थी कि आसिफ बीमारी के सबब अब वो भरपूर मर्द नहीं रहा जो मेरे तूफानी जज्बात को ठंडा कर सकता था। अपने दिल को झूठी तसल्लियां देकर मैं बहला देती। मैं और आसिफ इसीलिए अक्सर सारी सारी रात सिर्फ बातें करते गुजार देते। हम भविष्य के सुनहरे सपने देखते और सुबह होते होते सो जाते। मैंने आसिफ के अलावा किसी और को भी ये बात नहीं बताई थी कि शादी के बाद मैंने पत्नी का सुख नहीं पाया है और जिस्मानी तौर पर प्यासी ही रही हूँ। शादी से पहले मैंने अपने पति का जो तस्वुर किया था वो रेजा रेजा होकर बिखर चुका था। मेरी भाभी ने भी इस बारे में बार बार मुझसे पूछा कि मैं किसी महरूमी का शिकार तो नहीं और मुझे मेरी शादीशुदा जिंदगी का भरपूर सुख मिल रहा है कि नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। शुरू शुरू में जब मुझे नींद नहीं आती थी तो आसिफ भी सारी रात मेरे साथ जागता था, मगर चंद ही रोज के बाद ये सिलसिला भी खत्म हुआ। वो नींद में डूबी हुई आवाज से पूछता, क्या हुआ सारा, तुम करवटें क्यों बदल रही हो? सो जाओ, जागती रही तो सुबह घर का कामकाज कौन करेगा? फिर वो मेरी तरफ से करवट लेकर सो जाता। जरा ही देर में उसके खर्राटों से पूरा कमरा गूंजने लगता। वक्त दबे पाव गुजरता रहा। उसी के साथ मुझे शिद्दत से ये एहसास होने लगा कि आसिफ के साथ मैंने जिस खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की थी वो धीरे धीरे कड़वी होती जा रही है। पहले तो उसके घरवालों का रवैया बदला। मैं और आसिफ उन पर बोझ थे। आसिफ अपनी माजूरी के सबब कोई काम करने के काबिल नहीं था। इन हालात में मैंने कई बार नौकरी का इरादा किया, फिर ये सोचकर छोड़ दिया कि अगर मैंने नौकरी कर ली तो आसिफ का ख्याल कौन रखेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। धीरे धीरे जिंदगी एक बोझ लगने लगी। मैं आज ये कहते हुए कोई झिझक महसूस नहीं करती कि मुझे पछतावों ने घेर लिया था। मैं सोचने लगी, वाकई आसिफ से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे अपनी सहेलियों के चुपते हुए फिक्रे, माँ की नसीहत, अब्बा का गुस्सा, बहन भाइयों का रोना धोना, भाभी का बार बार समझाना, सब कुछ याद आने लगा। वो सभी मेरे साथ मुखलिस थे, मेरा भला चाहते थे, मगर मैंने जानबूझकर एक अंधे कुएं में छलांग लगा दी थी जिससे ना मेरे जिस्म को सुकून मिला था और ना मेरी आत्मा को। उन सब ने मुझे जिस खतरे से आगाह किया था, अब वो खतरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में जन्म लेने लगा। उन लोगों की बातें मैंने नहीं मानी और उसका नतीजा मेरे सामने था। मेरी एक सहेली ने बड़ी राजदारी के साथ मुझे मशवरा दिया था कि पहले उन डॉक्टरों से मिलकर पूछगछ कर ले जिन्होंने आसिफ का इलाज किया था कि कहीं फालिज का असर उसके सेक्स पर तो नहीं हुआ है। मुझे मेरी सहेली की बात इतनी बुरी लगी थी कि मैंने उससे झगड़ा कर लिया था और उससे इतनी नाराज हुई थी कि उसे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया था। और ये कितनी कड़वी सच्चाई थी कि मेरी सहेली ने मुझे जो कहा था वो सही था। एक तो घर का माहौल के घर के सब लोग मेरे साथ नौकरों का सा सलूक करते जैसे उन्होंने मुझे रोटी कपड़े पर मुलाजिम रखा हो। सारे घर के कामकाज की जिम्मेदारी मुझ पर थी। दूसरे आसिफ की माजूरी, इन बातों ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया। रफ्ता रफ्ता मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि मैं बात बेबात आसिफ से लड़ने लगी। आसिफ झिझलाकर मुझे उल्टे सीधे जवाब देने लगता। मैं अपना दुख किसी से कहने के काबिल भी नहीं रही थी। भाभी भी अब मेरी निजी और शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात नहीं करती थी। उसकी बड़ी वजह मेरा रवैया था। मैंने ही एक बार उनसे मना कर दिया था कि इस बारे में बात मत करो। भाभी के अलावा मेरा बड़ा सहारा सलमान था। अजीब बात थी कि मैं जिस दिन आसिफ से लड़ती सलमान से घंटों बातें करती। एक दिन मुझे सलमान ने बताया कि वो कभी कभी शराब पी लेता है, तो मैंने यकीन नहीं किया। मैंने सोचा इतना अच्छा आदमी भला शराब किस तरह पी सकता है। मैंने ये बात आसिफ से कही तो उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ वो कभी कभार पी लेता है मगर तबीयत का बहुत अच्छा है। जब हर तरफ अंधेरा होता और भविष्य के बारे में उम्मीद की कोई किरण नजर ना आती हो तो जरा सा सहारा भी बड़ा मालूम होता है। कुछ ऐसा ही मामला मेरे और सलमान के बीच था। सलमान तकरीबन हर शाम हमारे घर गुजारता। वो तो खैर शाम को आता, लेकिन मैं सुबह ही से उसका इंतजार करना शुरू कर देती। जिस दिन वो नहीं आता मैं बड़ी बेचैन हो जाती। आसिफ के घर में सिर्फ सलमान ही मेरे लिए वो ताज़ा हवा का झोंका था जिसके आते ही मेरे चेहरे पर ताजगी दौड़ जाती। दिन भर तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बेपरवाह रहती, कपड़े बदलने या बनाओ सिंगार का दिल ही
नहीं चाहता, मगर जैसे जैसे शाम करीब आती जाती मैं बनने संवरने लगती। आसिफ के घरवालों को मेरा और सलमान का मिलना कतई पसंद नहीं था। उसके बावजूद आसिफ ने कभी इस पर एतराज नहीं किया। उसे मुझ पर और सलमान पर पूरा भरोसा था। वो मुझसे अक्सर कहता था कि अगर मैं चाहूँ तो सलमान के साथ सैर के लिए चली जाऊं। जिस दिन मैं बहुत बोर होती, आसिफ सलमान से कहता कि वो मुझे कहीं घुमा लाए। आसिफ को शायद ये एहसास नहीं था कि वो मुझे एक ऐसी दिशा में भेज रहा है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। मुझे एतराफ है कि मैंने सलमान को जिस नज़र से पहली बार देखा था वो नज़र अब बदल चुकी थी। अगर सलमान कभी आसिफ की बीमारी या इलाज का जिक्र करता भी तो मुझे खराब लगता और मैं उसे मना कर देती कि तुम मुझे अपने साथ घुमाने लाए हो या बोर करने। आसिफ तो दिन रात ही साथ रहता है, क्या उसके जिक्र से घर के बाहर भी निजात नहीं मिल सकती? हालात ने आहिस्ता आहिस्ता ऐसा रुख मोड़ा कि मैं सलमान को पसंद करने लगी। मैं सोचती आसिफ तो इस काबिल भी नहीं कि मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर कुछ दूर चल सके। आसिफ इस बात से बेखबर था कि धीरे धीरे मैं अंदर से बदलती जा रही हूँ। उसे मालूम नहीं था कि उसने मेरी खुशी के खातिर अपने लिए एक ऐसी आग रोशन कर ली है जिसमें वो खुद जलने वाला है और सलमान के लिए रोशनी ही रोशनी है। अपनी औरत को किसी गैर मर्द के साथ आजादी से घूमने के लिए भेज देना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना था। मैं सारे खेल में सलमान पर कोई इल्जाम रखने को तैयार नहीं हूँ। मैं आसिफ से जिस्मानी तौर पर खुश नहीं थी। सलमान की नजदीकी ने मेरी प्यास कुछ और बढ़ा दी। मुझे अब अपनी जिंदगी प्यास का एक तपता हुआ सेहरा महसूस होने लगी। दरिया के किनारे खड़ी रहकर मैं प्यासी नहीं रह सकती थी। मेरे अंदर इतना सब्र, इतनी बर्दाश्त, इतना हौसला नहीं था। प्यास का ये सेहरा बूंद बूंद को तरस रहा था। फिर ये दुख भी मेरे लिए कम नहीं था कि आसिफ के घर वालों का सलूक मेरे साथ दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा था। अब मेरे ससुर और देवर मुझसे अपने जूते भी पॉलिश कराने लगे थे। उनके कपड़े तो मैं पहले ही से धो रही थी। इन तमाम बातों ने मुझे सलमान की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया। आखिर एक दिन मैंने सलमान का फ्लैट भी देख लिया। वो मुझसे कई मर्तबा फ्लैट दिखाने को कह चुका था। अपने फ्लैट में वो अकेला रहता था। साफ सुथरा फ्लैट था। सलमान ने उस रोज मेरे सामने शराब पी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और बर्दाश्त कर लिया। वो मुझे अपनी मरी हुई महबूबा की कहानी सुना रहा था। वो बहुत उदास हो गया था। मैंने उसकी आंखों में आंसू तैरते देखे तो बेचैन हो गई। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, मेरा और तुम्हारा दुख एक है। फिर मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया, अपनी महरूमियों की सारी कथा उसे सुना दी और फिर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सलमान ने मुझे खुद से करीब कर लिया। उस दिन मैं सलमान के सीने से लगकर खूब रोई। मैं ये बात मानती हूँ कि मैं हमेशा से एक जज्बाती लड़की हूँ। शायद इसीलिए सलमान के सामने मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं आसिफ के साथ नहीं रह सकती। मेरे फैसले पर सलमान बहुत खुश हो गया और कहा, तुम्हें तो ये फैसला बहुत पहले ही करना चाहिए था। उस रोज जब मैं घर लौट कर गई तो पहले वाली सारा नहीं थी, बल्कि ये वो सारा थी जो दोबारा बगावत करने का पूरा पूरा इरादा कर चुकी थी। आसिफ से शादी भी बगावत थी और अलग होने का फैसला भी बगावत। पहले मैंने अपने घरवालों से बगावत की थी और दिल की मानी थी। इस मर्तबा आसिफ से बगावत करके दिमाग की बात मानने वाली थी। मैंने उसी रात आसिफ से कह दिया, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो। तुम जैसे अपाहिज शख्स के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये खुद मुझे भी महसूस हो गया कि आसिफ पर मेरे शब्द बिजली बनकर गिरे हैं। उसका चेहरा पल पल रंग बदल रहा था। वो कुछ ना बोल सका। कमरे में बोझल सी खामोशी तारी रही। आसिफ मुझे पहले से कहीं ज्यादा बदशक्ल नजर आने लगा। उसका तिरछा मुंह कुछ और तिरछा हो गया था। कुछ देर के बाद उसने सिर्फ चंद शब्द कहे। उसके शब्द आज भी मुझे याद हैं। उसने कहा था, सारा, तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी थी, अब खुदा ने मुझे मौका दिया है कि मैं कुर्बानी दूं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी कुर्बानी मुझसे अजीम थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से तय हो जाएगी। उसी रात की सुबह आसिफ ने मुझे तलाक दे दी। जब मैं आसिफ के घर से सलमान के फ्लैट में शिफ्ट हुई तो खानदान भर में खलबली सी मच गई। हमारे खानदान में किसी लड़की ने ऐसा नहीं किया था कि शादी के बगैर किसी मर्द के साथ रही हो। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं इद्दत के दिन कहाँ गुजारती। आसिफ से तलाक लेकर मुझे अपने घर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब देती कि मुझे आसिफ ने क्यों छोड़ दिया। ये वही आसिफ तो था जिसके साथ शादी करने से मुझे सभी ने मना किया था। अब मैं क्या मुंह लेकर घर लौटती। मैंने इसीलिए इद्दत के दिन सलमान के फ्लैट में गुजारने का फैसला किया था। यूं भी इद्दत के बाद मुझे सलमान ही से शादी करना थी।
सलमान का फ्लैट 2 कमरों का था। उसमें से एक कमरे को ड्राइंग रूम और दूसरे को बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बेडरूम में डबल बेड पड़ा था और इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वहां एक और बेड डाला जा सके। उस वक्त मेरी समझ में ये बात भी नहीं आई थी कि सलमान अगर इस फ्लैट में अकेला ही रहता था तो फिर डबल बेड की उसे क्या जरूरत थी। फ्लैट में आने से पहले मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं सोऊंगी कहाँ। मैंने ये बात सलमान को बताई तो उसने कहा मेरे पास ही सोगी और कहाँ सोना है। सलमान ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ये सब फजूल बातें हैं। कैसी इद्दत, कहाँ की इद्दत, तुम बस मेरी हो। यूं मैं शादी और इद्दत पूरी होने से पहले ही सलमान की बीवी बन गई और उसी के साथ उसके बिस्तर पर सोने लगी। जो खेल पहले दिन शुरू हुआ था अब रोजाना होने लगा था। इसी अरसे में मुझे अपने घरवालों की तरफ से ये पैगाम मिला कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। मुझे यही उम्मीद थी। एक नई और खुशहाल जिंदगी के लिए मुझे बहुत से लोगों के लिए मरना पड़ा था। ये सौदा मेरे लिए महंगा नहीं था। इद्दत के दिन पूरे होने लगे तो मुझे डर लगने लगा। मैं सोचने लगी कि अगर सलमान ने शादी से इनकार कर दिया तो क्या होगा। उसे अब मुझसे शादी करने की जरूरत भी क्या थी कि शादी के बगैर ही वो सब कुछ हासिल कर चुका था। फिर मेरा डर मेरे सामने आ गया। मैंने एक रात सलमान से ये बात की, परसों मेरी इद्दत खत्म होने वाली है, मतलब कि अब हम शादी कर सकते हैं। उसने मुझे अपने करीब करके कहा, शादी भी हो जाएगी। ऐसी जल्दी क्या है? शादी के बगैर कौन सा हमारा काम रुका हुआ है? इतने दिन से शादी के बगैर रह रही हो तो दुनिया वालों ने क्या बिगाड़ लिया तुम्हारा और मेरा? ये तुमने इस वक्त क्या फजूल बातें शुरू कर दी है? दुनिया वालों का बस चले तो हम जैसे शरीफ आदमियों को जीने भी ना दे। फिर उसने अपने बैग में से शराब की बोतल निकालकर मुझसे कहा, आज तुम्हारे हाथों से पीऊंगा। मेरी जिद के बावजूद अब तक उसने शराब छोड़ी नहीं थी। उसने कहा, बल्कि मैं तो कहता हूँ आज तुम भी पीकर देखो, मजा आ जाएगा। मैंने कहा, हरगिज नहीं, मेरे पीने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और मैं तुम्हें भी नहीं पीने दूंगी। उसने मुझे घसीट कर करीब कर लिया और कहा, बकवास मत करो। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा था। उस रात जब सलमान की जिद पर मैंने उसे अपने हाथों से इस शर्त पर शराब पिलाई कि तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी, फिर मुझे तुम्हारे शराब पीने पर कोई एतराज नहीं होगा। उसने वादा कर लिया था। फिर जब हम दोनों बिस्तर पर आए तब भी मैंने उससे शादी का वादा लिया। वो अपने वादे पर कायम रहा और अगले हफ्ते उसने अपने चंद दोस्तों की मौजूदगी में मुझसे निकाह कर लिया। मैं अपने मकसद में आखिर कामयाब हो गई थी। सलमान से शादी करके मैंने जिंदगी की बहुत सारी खुशी हासिल कर ली थी, लेकिन बहुत से दरवाजे मुझ पर बंद हो गए थे। मैं और सलमान आसिफ की बातें सुनते तो चोर चोर से हो जाते। मालूम नहीं हम दोनों में से कौन आसिफ का मुजरिम था या हम दोनों ही कसूरवार थे। मैं तन्हा होती तो गए दिनों को याद करती। अपने घर में माँ बाप और भाई बहनों के साथ गुजरे हुए दिन मुझे याद आते। सलमान जब बैंक चला जाता तो मैं बहुत बोर होती, इसलिए मैंने एक कॉलेज में मुलाजमत कर ली। मुलाजमत करके मुझे एक सुकून महसूस हुआ। सोचने लगी अगर पहले ही नौकरी कर लेती तो शायद आसिफ से तलाक की नौबत ना आती, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ये सोचना बेकार था। मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी कि जो लोग जिंदगी के सफर में पीछे पलट कर देखते हैं वो पत्थर के हो जाते हैं। एक दिन मैंने सुना कि मेरी भाभी की तबीयत खराब है। मैं तड़प उठी और फैसला किया कि भाभी को देखने जरूर जाऊंगी। उस रोज सलमान देर से घर आया और मैं भाभी को देखने ना जा सकी। मुझे ये ऐसा मौका नसीब हुआ था कि मैं अपने घर इस बहाने जा सकती थी। तीसरे दिन जब मैं अपने घर पहुंची तो पता चला कि भाभी इस दुनिया से जा चुकी है। जिस भाभी ने मुझे आसिफ के हवाले किया था वो मुझे सलमान के साथ देखने के लिए शायद तैयार नहीं थी, इसीलिए वो मुझसे रूठ कर चली गई। पूरा घर भाभी के सोग में डूबा हुआ था। उसके बावजूद मेरे खिलाफ वहाँ नफरत मौजूद थी। किसी ने मुझसे हमदर्दी का एक बोल न कहा। मैं सबके लिए कलंक का टीका थी। मैंने सारे खानदान को जलील और रुस्वा किया था। मैं अपने अब्बा के करीब गई और उनके गले लगना चाहा, मगर वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा, बेटी मुझे अफसोस है तुम हारी हालत पर और इस पर भी जो तुम्हारे साथ हुआ, मगर तुम इस घर के काबिल नहीं हो। अब्बा से लिपट कर रोने की हसरत मेरे दिल में रह गई। मैंने सोचा माफी मांग लूं, मगर इस ख्याल से ऐसा ना कर सकी कि मुझे माफ ना किया जाएगा। मेरा कसूर भी तो ऐसा ही था। अम्मी ने भी मेरी तरफ से मुंह फेर लिया तो मैं बर्दाश्त ना कर सकी। मेरे घर वालों ने वाकई मुझे जीते जी मुर्दा समझ लिया था। मैं उनके लिए मर चुकी थी। मेरे लिए अब वहाँ रुकना मुमकिन नहीं था। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि गलत फैसले अपनों को किस तरह गैर बना देते हैं। लोग जीते जी कैसे मर जाते हैं। मैं वहाँ से वापस आ गई।
भाभी की मौत के बाद मैं बहुत बुझी बुझी रहने लगी। सलमान ने भी इस बात को महसूस कर लिया। वो अक्सर शाम को मुझे घुमाने लेकर जाता और रास्ते भर इस बात की कोशिश करता कि मैं किसी तरह हंस पड़ूं। मुझे उसके साथ रहते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके थे एक दूसरे को समझने के लिए। इतना अरसा काफी है। ऐसी ही एक उदास शाम थी जब हम कार में घूमने निकले और वो हौलनाक लम्हा आ ही गया जो मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था। मैंने सिर्फ इतना देखा था कि एक ट्रक तेजी से कार की तरफ बढ़ रहा है और मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई है। मेरा आखिरी एहसास ये था कि मैं हादसे का शिकार हो चुकी हूँ। मैं बेहोश हो गई थी। होश आया तो अस्पताल में थी। कुछ देर मुझे यकीन नहीं आया कि मैं जिंदा बच गई हूँ। मेरे होठों पर सलमान का नाम आया। वो मेरे सिरहाने मौजूद था। उसे जिंदा सलामत देखकर मैं खुश हो गई। उसी वक्त अचानक मेरी टांगों में इंतहाई शदीद तकलीफ महसूस हुई। तकलीफ इतनी थी कि मैं दोबारा बेहोश हो गई। तीसरे दिन मैं इस काबिल हुई कि जान सकती कि मुझ पर क्या गुजर चुकी है। मैं अपनी दोनों टांगों से अपाहिज हो चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि मेरी दोनों टांगें इतनी जगह से टूट चुकी है कि अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि उन्हें मेरे वजूद से जुदा कर दिया जाए। अगर मेरी टांगें ना काटी जाती तो मेरे पूरे जिस्म को भी खतरा था। कुचली हुई टांगों में जहर फैल चुका था जो अब मेरे जिस्म को भी अपनी लपेट में ले लेता। मुझे बचाने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि मेरी टांगों को काट दिया जाए। ट्रक से टक्कर होने की सूरत में ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था और सलमान उछलकर कार से दूर जा गिरा था। इतने खतरनाक हादसे में वो जख्मी तक नहीं हुआ था। मेरे दोनों पैर इंजन के पीछे आ जाने की वजह से बुरी तरह फंस गए थे। मेरे सर और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी चोटें आई थी मगर पैर तो बिल्कुल कुचल कर रह गए थे। मेरी दोनों टांगें घुटनों के ऊपर से काट दी गई। मैं जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा रूहानी अजाब में मुब्तला हो गई। मुझे न जाने क्यों एहसास होने लगा कि कुदरत ने मुझसे मेरी बेवफाई का पूरा इंतकाम लिया है। मेरा थूका खुद मेरे मुंह पर आ गिरा था। मेरे कानों में अक्सर अपने कहे हुए अल्फाज गूंजने लगे थे। ये अल्फाज मैंने आसिफ से कहे थे, तुम जैसे अपाहिज आदमी के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। और अब मैं भी अपाहिज हो चुकी थी। सलमान रोजाना शाम को मुझे देखने आता। सलमान ने मुझे ये भी बताया कि उसने मेरे घर वालों को भी हादसे की खबर दी थी लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि हमारी बेटी सारा तो बहुत दिन हुए मर चुकी है। वो तुम्हारी बीवी होगी, हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं। एक दिन नर्स ने मुझे एक अजीब बात बताई। एक आदमी रात के वक्त अक्सर मुझे देखने आता है, उस वक्त जब मैं सो जाती हूँ। उसने नर्स से गुजारिश की थी कि उसके आने की खबर ना तो खुद मुझे हो और ना ही उसके शौहर को। मेरा जहन उलझ गया कि मुझे चुपके से रात की तन्हाई में आकर देखने वाला कौन शख्स हो सकता है। क्या मेरे अब्बा भाई या कोई और? नर्स से मैंने उस शख्स का हुलिया पूछा तो उसने बताने से इनकार कर दिया कि मैं उस आदमी से वादा कर चुकी हूँ कि उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। 2 महीने तक मैं अस्पताल में रही और फिर घर आ गई लेकिन कुदरत अपना इंतकाम ले चुकी थी। अब मैं मुश्किल से सिर्फ बैसाखियों के सारे ही चल सकती थी, वो भी ऐसी सूरत में कि मसनूई टांगें बांध रखी हों। जिस बिना पर मैंने आसिफ को छोड़ा था कुदरत ने मेरा भी वही हाल कर दिया था। मैं अपाहिज हो चुकी थी। अब मैं तन्हा घर में पड़ी रहती, दिन भर नावेल और रिसाले पढ़ती। सलमान ने कुछ रोज तो मेरी दिलजुई की मगर कब तक। मैंने उसके रवैये और बातों में झिल्लाहट महसूस कर ली। मुझे ये लगा जैसे वो मुझसे तंग आ चुका हो और मुझे अपने ऊपर बोझ समझने लगा हो। वो अक्सर ड्राइंग रूम में शराब पीते रहता था। वो दिन तो मेरे लिए कयामत था जब वो मुझसे बोला, मैं तुम्हारा बिस्तर ड्राइंग रूम के फर्श पर बिछा देता हूँ, तुम वहाँ सो जाया करो। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा, मुझे तुम्हें अपने साथ सुलाने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं और सुनो ये भी जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। फिर उसने एक दरी ड्राइंग रूम में दीवार से लगाकर बिछा दी। मेरे तकिया सर के नीचे से निकाल कर ले गया। अब तुम जाओ, मुझे मालूम है तुम बैसाखी की मदद से चल सकती हो, वो रूखे लहजे में कहने लगा। मैंने पूछा, मगर इसकी कोई वजह भी तो मालूम हो? मैं रोहानसी हो गई। आखिर तुम मुझे अपने कमरे से क्यों निकाल रहे हो? उसने कहा, सुनना चाहती हो तो सुनो, महज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी तमाम गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था। वो अक्सर मेरे साथ इस डबल बेड पर रातें गुजारती थी। अब तुम तो इस काम की रही नहीं, जाहिर है मुझे कोई रास्ता तो तलाश करना ही पड़ेगा। पहली मर्तबा उस डबल बेड की बात मेरी समझ में आई कि शादी से पहले ही सलमान के बेडरूम में डबल बेड क्यों था। खुद उसने अपनी जबान से अपनी आवारगी का एतराफ कर लिया था। उसने कहा, बड़ी मुश्किल से आज मैंने अपनी एक पुरानी गर्लफ्रेंड को मनाया है। आज रात वो इस फ्लैट में गुजारेगी। मैं चीख उठी।
नहीं, तुम मेरी मौजूदगी में हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हें गुनाह की दलदल में नहीं उतरने दूंगी। वो जोर से हंसा। गुनाह की दलदल? उस एक्टर से शादी करके तुम्हें भी डायलॉग बोलने आ गया है? मुझसे जब तुमने शादी नहीं की थी तो रोजाना रात को क्या सवाब कमाती थी? ये गुनाह है तो क्या वो गुनाह नहीं था? रंग में भंग डालोगी तो घाटे में रहोगी, चलो जाओ यहाँ से। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे मगर उसे मुझ पर तरस नहीं आया। फिर इससे पहले कि मैं और कुछ कहती कॉल बेल बजने लगी। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सलमान के लहजे में नफरत और हिकारत थी। वो आ गई है। वो दरवाजा खोलने चला गया और मैं बैसाखियों के सहारे ड्राइंग रूम में पहुंची। मैं बयान नहीं कर सकती कि उस रात मेरे दिल पर क्या कयामत गुजर गई। मेरी जगह मेरे ही बिस्तर पर अब एक और औरत थी। बेडरूम से जो आवाज आ रही थी उन्हें सुनकर मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि वहाँ या खेल खेला जा रहा था। उस औरत की आवाज से साफ मालूम हो रहा था कि उसने भी शराब पी थी। एक औरत के लिए वो लम्हे बहुत जानलेवा होते हैं जब उसका शौहर या महबूब उसे नजरअंदाज करके किसी दूसरी औरत के साथ रंगरलियां मनाने लगे। कुदरत मुझसे इंतकाम ले रही थी। जिस वजह से मैंने आसिफ को छोड़ा था, इस वजह से अब सलमान मुझे छोड़ने को तैयार था। मैंने कई बार सोचा खुदकुशी कर लूं, फिर सोचा जिंदगी ही में अपने गुनाहों की सजा भुगत लूं। मरने के बाद जो सजा मिलेगी वो बहुत भयानक होगी। हकीकत ये भी है कि जब मैं भली चंगी थी तो आसिफ को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, तो अब किस तरह सलमान को कसूरवार समझती। सलमान को दिन बदिन ना जाने क्या होता जा रहा था। उसका रवैया मुझसे इंतहाई खराब हो गया था। अब वो मुझ पर बात बेबात हाथ भी छोड़ बैठता था। एक दिन उसने दफ्तर से लौटकर आने के बाद कॉल बेल का बटन दबाया। मुझे दरवाजा खोलने में जरा सी देर हो गई। दरवाजा खोला तो वो अकेला नहीं था, एक लड़की भी उसके साथ थी जो सूरत ही से पेशावर लगती थी। उसने मुझसे कहा, इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? क्या कर रही थी? क्या अकेले में खुद ही कुछ कर रही थी? उसकी इस घटिया बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारी नौकर नहीं, बीवी हूँ। बीवी की बच्ची हरामजादी जबान चलाती है। उसने मुझे धक्का दिया तो मैं गिर पड़ी। वो मुझे बालों से घसीटता हुआ ड्राइंग रूम में लाया और उस वक्त तक मारता रहा जब तक उसकी साथी को मुझ पर रहम ना आ गया। वो उसे बाजू से पकड़कर बेडरूम में ले गई। अब सलमान मुझे दुख पहुंचाकर खुश होता था। वो जानबूझकर मेरे सामने आसिफ का जिक्र छेड़ देता। मैं चुप रहती। आसिफ का जिक्र कर करके वो मेरी कमजोरी और बेहिम्मती की तरफ इशारा करता था। मैं कितनी कम अकल थी कि एक मोहब्बत करने वाले को सलमान की खातिर गंवा दिया था। एक दिन मुझे सलमान ही ने बताया कि आसिफ अब तकरीबन ठीक हो गया है। वो पिछले तो 2 साल के दौरान अपना इलाज कराता रहा था। अब वो बैसाखियों के बगैर भी कुछ दूर चल लेता था। डॉक्टरों का कहना था कि अगर वो मुसलसल अपना इलाज कराता रहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इस बात को एक मुद्दत गुजर गई। मेरी हालत पहले से और खराब हो गई। मैं हर जुल्म सहती, हर सितम बर्दाश्त करती और सलमान के फ्लैट में पड़ी रहती। मैं जाती भी कहाँ के इस भरी दुनिया में मेरा कौन था, मगर ये भी मुमकिन न हुआ। एक दिन सलमान ने मुझसे कहा, अब तुम यहाँ से चलती फिरती नजर आओ, बहुत हो गया। उसके लहजे में हिकारत थी। मैंने कहा, मगर मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नम में जाऊं, कहीं भी चली जाऊं, मुझे उससे कोई गरज नहीं। अपने पहले आशिक आसिफ के पास चली जाऊं या अपने माँ बाप के घर चली जाऊं, मगर मेरा फ्लैट खाली कर दो। मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मेरी इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब तू किस खेत की मूली है कि तुझसे इजाजत लूंगा? बहुत नाज है तुझे मेरी बीवी होने पर। चल, आज तेरी ये हसरत भी निकाल देता हूँ ताकि आइंदा तू ये दावा ही ना कर सके कि मुझसे तेरा कोई ताल्लुक है। फिर उसने मुझे खड़े खड़े तलाक दे दी। उसके बाद जेब से महर की रकम निकालकर मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, ये रही तेरी महर की रकम, 32 रुपए। मैं उसे देखते रह गई। दुनिया में शायद मियाँ बीवी से ज्यादा कोई रिश्ता कमजोर नहीं होता। 3 मर्तबा एक लफ्ज और बात खत्म। तलाक देने के बाद अब सलमान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे अब उसके फ्लैट में रहने का कोई हक नहीं था। मैंने सोचा कहीं और जाने या दर बदर भटकने से बेहतर है कि मैं अपने माँ बाप के कदमों में सिसक सिसक कर अपनी जान दे दूं। मैं जिस घर में अपनी खुशी से आई थी, आज वहां से अपनी मर्जी के खिलाफ जाने पर मजबूर थी। मैंने करीब रखी बैसाखियां उठाई और सलमान के करीब से गुजरी। उसके पास से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि वो शराब पिए हुए हैं। मैंने उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत भी गवारा नहीं की। आखिर एक पत्थर को देखने से हासिल भी क्या। मैं फ्लैट से निकल गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा अब मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो चुका था।
मैं फ्लैट की सीढ़ियां उतरने लगी। बार बार मेरी आंखों में आंसू भर जाते थे, जिन्हें मैं फौरन ही अपनी आस्तीन से पोंछ लेती थी ताकि नजर ना धुंधला जाए और मैं गिर ना पड़ूं। जल्द ही मैं नीचे सड़क के किनारे खड़ी हो गई कि कोई खाली टैक्सी या रिक्शा मिल जाए तो उसमें बैठकर अपने घर चली जाऊं। बस में सवार होना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उस वक्त लोग अपने अपने दफ्तरों से घरों की तरफ लौट रहे थे, शायद इसीलिए टैक्सियां भरी हुई थी। तकरीबन 15-20 मिनट तक मैं खड़ी रही मगर कोई सवारी नहीं मिली। अचानक मैंने एक टैक्सी को आते देखा जो अभी दूर थी। मैं समझी कि टैक्सी खाली है, इसीलिए उसे रोकने के लिए हाथ उठा दिया। जब वो टैक्सी करीब आई तो मेरा दिल बुझ गया। उसमें पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ नजर आ रहा था। टैक्सी में बैठे हुए शख्स ने मेरी तरफ देखा, फिर पीछे से ड्राइवर के शाने पर हाथ रख दिया। वो टैक्सी जरा आगे जाकर सड़क के किनारे रुक गई। टैक्सी में बैठा हुआ आदमी दरवाजा खोलकर उतरा, फिर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ मेरी तरफ बढ़ा तो जैसे मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो आसिफ था, मेरा पहला शौहर। वो बगैर बैसाखी के बड़ी तेजी से चलता हुआ आ रहा था। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। मेरे करीब आकर उसने गौर से मेरे चेहरे को देखा। यकीनन मेरी हालत देखकर वो शायद झिझक रहा था कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा है। उसने मुझसे पूछा, तुम सारा हो ना? मैंने कुछ कहने की बजाय इकरार में सर हिला दिया। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मेरी कोई मंजिल नहीं। मेरी आवाज भर्रा गई और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मालूम नहीं कैसे मैंने आसिफ को तमाम बातें बता दी। उसने कहा, तो उस कमीने ने तुम्हें तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया। उसकी आवाज में दुख भी था और गुस्सा भी। दुख मेरे लिए था और गुस्सा सलमान के लिए। फिर आसिफ मुझे सहारा देकर टैक्सी की तरफ ले जाने लगा जो चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आसिफ ने कहा, पगली तू रो रही है? तू जिसने मुझे जीने का हौसला दिया था, चल मेरे साथ चल, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। मैं तेरा हूँ और उस वक्त भी तेरा था जब तू मेरे पास नहीं थी। आगे बढ़ते बढ़ते एक गड्ढे में पैर पड़ जाने की वजह से मेरी एक बैसाखी गिर गई। आसिफ ने मुझे संभाल लिया। मैंने कहा, ठहरो आसिफ, मैं बैसाखी उठा लूं। उसने कहा, अब मैं तेरी बैसाखी हूँ। मुझे आसिफ की आवाज कहीं दूर से आती सुनाई दी। आसिफ कितना अजीम है। वो आसिफ ही था जो रात को छुप छुप कर मुझे अस्पताल में देखने आता था। फिर आसिफ ने मुझे दोबारा अपना लिया। अब भी बराबर वाले कमरे में उसके गुनगुनाने की आवाज आ रही है। मुझे आसिफ से शादी किए 3 साल हो गए हैं। अब मैं सोचती हूँ कि मोहब्बत ऐसा रूहानी रिश्ता है जो जिस्मानी संबंध से बुलंद है। हाँ, इस दौरान में मेरे माँ बाप ने भी मुझे माफ कर दिया है। काश मेरी भाभी भी जिंदा होती और ये खुशखबरी सुन सकती। मैं 3 साल के अरसे में 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी हूँ। खुदा ने भी शायद मुझे माफ कर दिया है, वरना मेरी झोली इतनी खुशियों से ना भरता। इसके बावजूद मैं रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगती रहती हूँ और तौबा करते रहती हूँ, शायद मेरी तौबा कबूल हो जाए।